हम लोग क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे दूसरे देशों पे। तो हमने यूरोप में क्रांति की किस प्रकार से गूंज हुई उसके बारे में अध्ययन किया। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रिया में किस प्रकार से क्रांति हुई। कि ऑस्ट्रिया जो था वो अभी तक प्रतिक्रियावादियों का गढ़ बना हुआ था और फ्रांस की क्रांति की सूचना मिलते ही वियना के राजनीतिक क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के अध्यापक और विद्यार्थियों में उत्तेजना फैल गई। 12 मार्च 1848 को विश्वविद्यालय में आंदोलनकारियों द्वारा प्रदर्शन हुए तथा 2 अध्यापकों ने जनता की ओर से सुधारों के लिए सम्राट को प्रार्थना पत्र दिया। 13 मार्च को विद्यार्थियों को मजदूरों का एक विशाल जुलूस निकाला, किंतु सेना ने उन पर गोली चला दी। फिर भी भीड़ ने बढ़कर राजमहल को घेर लिया तथा मेटरनिख के त्याग पत्र की मांग की। 14 मार्च को मेटरनिख ने त्याग पत्र दे दिया और ऑस्ट्रिया से भाग खड़ा हुआ और इस घटना का संपूर्ण यूरोप पर बहुत ही आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा कि मेटरनिख के पलायन के बाद सम्राट फर्डिनेंड प्रथम ने आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए नया संविधान प्रदान कर दिया और जनता को अनेक अधिकार भी दिए, किंतु जनता इस संविधान से उससे संतुष्ट नहीं थी तथा 15 मई को विद्यार्थी और मजदूरों की भीड़ ने मंत्रिमंडल के सभा कक्ष को घेर लिया और इस उत्तेजित भीड़ ने संविधान में आवश्यक संशोधन करने का वचन दिया और सम्राट को विद्रोहियों के सामने झुकना पड़ा, किंतु अब उसका धैर्य जो था वो समाप्त हो चुका था। अतः 17 मई को सम्राट वियना से भाग खड़ा हुआ तथा इस्ब्रुक नगर में शरण ली और 26 मई को क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र स्थापित कर लिया तथा नया संविधान बनाने के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन हुआ और राष्ट्रीय सभा के अधिकांश सदस्य वैधानिक राजतंत्र स्थापित करने के पक्ष में थे। इसलिए सम्राट को वापस बुलाया गया तथा राष्ट्रीय सभा संविधान निर्माण में लग गई। इसी बीच साम्राज्य के अन्य भागों में क्रांति भड़क उठी, जिससे वियना में भी क्रांतिकारी उठ खड़े हुए और विद्रोहियों ने युद्ध मंत्री की हत्या कर दी और स्थिति की नाजुकता देखते हुए सम्राट फिर से भाग खड़ा, किंतु जाते जाते उसने सेना को आदेश दिया कि विद्रोहियों को गोली से उड़ा दे और सेना अभी भी सम्राट के प्रति वफादार थी। उसने वियना पर आक्रमण कर दिया और विद्रोहियों को परास्त कर दिया। ऑस्ट्रिया में क्रांति असफल हो गई। सम्राट फिर से लौट आया तथा जनता को प्रसन्न करने के लिए संविधान या नया संविधान जो उसने दिया। अगला आता है हंगरी में क्रांति कि 13 मार्च को वियना क्रांति की सूचना प्राप्त होते ही हंगरी में भी विद्रोह उठ पड़ा। उस समय हंगरी ऑस्ट्रिया साम्राज्य का ही एक अंग था और हंगरी में सामंतों का अत्यधिक प्रभाव था तथा उनके अत्याचारों से जनता तंग आ चुकी थी। वियना क्रांति से प्रोत्साहित होकर 15 मार्च 1848 को लोकप्रिय नेता क्रोसत के प्रभाव से हंगरी को सदन ने मार्च कानून पारित किया और इस कानून के अनुसार हंगरी में प्राचीन कुलीन तंत्रीय शासन के स्थान पर लोकतंत्रीय संविधान की स्थापना की गई और इस नए संविधान के अनुसार हंगरी में एक व्यवस्थापिका सभा उत्तरदायी मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता तथा सामंतों के विशेष अधिकारों की समाप्ति की घोषणा की गई और इन सुधारों से हंगरी की अपनी पृथक सरकार हो गई। यद्यपि ऑस्ट्रिया का सम्राट अब भी हंगरी का सम्राट था, तथापि अब हंगरी ऑस्ट्रिया की सरकार की अधीनता से मुक्त हो गया और ग्रांट और टेम्परेले ने लिखा कि वियना और बुडापेस्ट की घटनाओं के स्वरूप में काफी डिफरेंस था या अंदर था, चेंज था और वियना में एक उदारवादी आंदोलन को सफलता मिली थी, जबकि बुडापेस्टा में मैग्योर राष्ट्रीयता की विजय हुई थी, क्योंकि हंगरी में जो शासन स्थापित था वह कट्टर जर्मन विरोधी था, हैब्सबर्ग विरोधी राष्ट्रीय शासन था। हंगरी में लुई कोसत के नेतृत्व में राष्ट्रीय शासन चल रहा था जिसमें मैग्योर की प्रधानता थी। अतः हंगरी में विभिन्न अन्य जाति के लोगों ने भी मैग्योर के समान शासन, स्वशासन के अधिकार की डिमांड की, क्योंकि उनकी भाषा और संस्कृति मैग्योर से भिन्न थी और हंगरी में अब विभिन्न जातियों में आपसी फूट उत्पन्न हो गई तथा उसके आपसी मतभेद निरंतर बढ़ गए। इस फूट का लाभ उठाते हुए ऑस्ट्रिया ने हंगरी के विरुद्ध क्रांतिकारियों को सहायता दी और इस पर हंगरी ने ऑस्ट्रिया से अपना संबंध विच्छेद कर गणतंत्र की घोषणा कर दी। इसके उत्तर में ऑस्ट्रिया ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया और ऑस्ट्रिया की इस सेना के साथ हंगरी के अन्य जातियों के लोग भी थे और इस युद्ध में हंगरी पराजित हुआ और फिर से ऑस्ट्रिया जो उसके अधीन हो गया। अगला आता बोहेमिया में क्रांति कि हंगरी की क्रांति से प्रभावित होकर बोहेमिया में भी कुछ व्यक्तियों ने 11 मार्च 1848 को कुछ उदारवादी मांगे रखी, जिनमें स्वायत्तता की मांग थी और ऑस्ट्रिया के सम्राट ने उनकी सभी मांगे जो थी उनको भी स्वीकार कर लिया, किंतु आगे चलकर बोहेमिया के जर्मन और चेक नेताओं में मतभेद हो गया, क्योंकि बोहेमिया में जर्मन जाति के लोग अल्पसंख्यक थे, जिन्हें ये आशंका थी कि बोहेमिया स्वतंत्र होते स्लाव जाति के लोग जो कि बहुसंख्यक थे उन्हें कुचल देंगे।
इसलिए जर्मन लोगों ने सुधारों का विरोध किया और जून 1848 में प्राग में एक अखिल स्लाव सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जर्मन सभा के विरुद्ध स्लाव लोगों की स्वायत्तता की डिमांड करना था। और सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने ऑस्ट्रिया के सेनापति के विरुद्ध नारे लगाने शुरू कर दिए तथा एक दिन उसके मकान पर आक्रमण कर दिया और ऑस्ट्रिया के सेनापति को अवसर मिल गया, इसलिए उसने बड़ी निर्दयता से विद्रोह जो उसका दमन किया और बोहेमिया में किए गए शासन सुधार वापस ले लिए गए तथा विद्रोहियों को कठोर दंड दिया गया। अगला आता है इटली में क्रांति कि वियना कांग्रेस ने उत्तरी इटली के लोम्बार्डी तथा वेनेशिया के राज्य ऑस्ट्रिया को दे दिए थे तथा मध्य इटली में विभिन्न निरंकुश राज्य स्थापित कर दिए गए और इटली के देशभक्त इटली को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखना चाहते थे, किंतु अब तक मेटरनिक की शक्ति के कारण लाचार थे। फरवरी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व ही नेपल्स में विद्रोह हो चुका था तथा जनवरी 1848 में वहां के शासक फर्डिनेंड को एक उदार संविधान स्वीकार करना पड़ा और मेटरनिक के पलायन की सूचना मिलते ही इटली में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो उठी तथा इटली की जनता ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से मुक्त होने का प्रयास करने लगी। सबसे पहले 18 मार्च को मिलान में विद्रोह हो गया तथा 5 दिन तक विद्रोहियों और ऑस्ट्रिया की सेना के बीच संघर्ष चलता रहा। अंत में 22 मार्च को जनरल रेडिस्की को मिलान छोड़कर भागना पड़ा और 22 मार्च को वेनेशिया में भी विद्रोह हो गया और ऑस्ट्रिया के अधिकारियों को विवश होकर वेनेशिया छोड़ना पड़ा और वेनिस के देशभक्तों ने वेनिस में गणतंत्र स्थापित कर लिया। 23 मार्च को लोम्बार्डी और वेनेशिया ने भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इस घटना से प्रोत्साहित होकर इटली के समस्त राज्यों में आंदोलन छिड़ गया और ऐसा लग रहा था कि मानो इटली की स्वतंत्रता की घड़ी आ चुकी है, किंतु जनरल रेडिस्की ने विद्रोहियों को परास्त कर दिया और 6 अगस्त 1848 को रेडिस्की ने मिलान पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से लोम्बार्डी और वेनेशिया पर फिर से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित हो गया और उन्हें एक अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी और इटली के आंदोलन को कुचल दिया गया। इटली के छोटे छोटे राज्यों ने जो कि संविधान स्वीकृत किए थे वापस ले लिए और सार्डिनिया के शासक विक्टर इम्यूनल पर भी ऑस्ट्रिया ने दबाव डाला कि वह संविधान वापस ले ले, किंतु उसने संविधान वापस लेने से इनकार कर दिया। अतः इटली की समस्त जनता अब विक्टर इम्यूनल को अपना नेता समझने लगी और उनकी समस्त आशाएं विक्टर इम्यूनल जो उसी के ऊपर केंद्रित हो गई। अगला आता है जर्मनी में क्रांति कि फरवरी 1848 की क्रांति से सबसे पहले जर्मनी के छोटे छोटे राज्य जो थे वो प्रभावित हुए थे और बेडन, बेटमबर्ग, बवेरिया, हेलिकोसल आदि छोटे छोटे राज्यों में शासन के विरुद्ध आंदोलन छिड़ गया। बवेरिया के शासक लुडविग ने अपने पुत्र मैक्समिलियन के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया था और अपने पिता द्वारा स्वीकृत संविधान के अनुसार शासन चलाने का वचन दिया। हेलिकोसल, बटमबर्ग, हैनोवर, सैक्सनी आदि छोटे राज्यों के शासकों ने भी उदार मंत्रिमंडलों की नियुक्ति की और राजनीतिक अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, वैधानिक शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो उसको स्वीकार किया गया। यद्यपि इन धाराओं का प्रभाव प्रशा पर नहीं पड़ा, किंतु मेटरनिक के पतन की सूचना मिलते ही 15 मार्च को बर्लिन की जनता ने भी विद्रोह कर दिया और प्रशा के शासक ने इन लोकतंत्रात्मक प्रवृत्तियों का विरोध किया। अतः जर्मनी के अन्य राज्यों के शासकों का भी रुख जन विरोधी हो गया। फलतः सैक्सनी, हैनोवर और बेडन ने पुनः आंदोलन छिड़ गए, किंतु प्रशा की सेना ने इनका दमन कर दिया और यद्यपि प्रशा की सेनाओं ने छोटे राज्यों की क्रांति का दमन कर दिया था, किंतु उसे स्वयं को बर्लिन क्रांतिकारियों के सामने झुकना पड़ा और प्रशा के शासक ने ऑस्ट्रिया को अलग रखते हुए जर्मनी के शासकों का एक संघ बनाया जिसमें 28 शासक शामिल हुए थे, किंतु ऑस्ट्रिया प्रशा के शासक की इस कार्रवाई को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने प्रशा के शासक को युद्ध की धमकी देते हुए संघ को भंग करने के लिए कहा। प्रशा का शासक ऑस्ट्रिया से व्यर्थ में झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता था और वह रूस के जार से भी सशंकित था। अतः 3 अप्रैल 1849 को प्रशा के शासक ने संघ जो उसको भंग कर दिया। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रिया ने जर्मनी में फिर से उस संघ को स्थापित किया जो 1815 में वियना कांग्रेस में स्थापित